Okay, let's take a look at pleural effusion. हमारे लास्ट जनरल पैथोलॉजी का टॉपिक है रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी का। प्लूरल एफ्यूजन समझने से पहले हम समझेंगे सबसे पहले कि प्लूरल नाम तो सुन रहे हैं, लेकिन ये प्लूरल एफ्यूजन बेसिकली है क्या, ये होती कहाँ पे है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले प्लूरा। ठीक है, तो हम समझते हैं व्हाट इज प्लूरा। ठीक है, प्लेरा आपके पास ना, ये आपकी, ये अगर आपका, आपके लंग्स है ना ये वाले, ठीक है, इनके एक ऊपर ना एक कवरिंग होती है प्लेरा की। ये तो मैंने बहुत बड़ी बना दी, इतनी बड़ी नहीं होती। इस तरह की ना, ऐसे ये मतलब ये है, और इसके ऊपर ना ऐसे ये कवरिंग होती है इस तरह की। ठीक है, इसको हम, ये जो है ना इसको हम कहते हैं प्लूरा। ठीक है, और इसके अंदर जो स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। ठीक है, इसके अंदर जब कभी हमारा फ्लूइड ज्यादा होना शुरू हो जाए तो इसको हम प्लूरल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अभी इसको सही तरीके से पढ़ लेते हैं क्या है ये। ठीक है, प्लूरा अगर एम्ब्रियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी हैव, इट इज डेरिवेटिव ऑफ मीजोडम। ठीक है, ये मीजोडर्म से बनती है। हिस्टोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसकी लेयर्स के अगर हम डिस्कस करें, हिस्टोलॉजी में हमारे पास इसकी जो लेयर है ना वो है सिरोजा। ठीक है, सिरोजा के साथ आगे हमारे पास दो लेयर्स आती हैं, एक इनर लेयर है और एक प्राइटल लेयर है। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास एक टोटल प्लूरा बनता है। बाहर वाली जो लेयर है वो है हमारे पास सिरोजा। ठीक है, सिरोजा हमारे पास बनी होती है किसकी, एडवेंटिशिया की। और हमारे पास मीजोथेलियल सेल्स की बनी होती है। मीजोथेलियल सेल्स का आपको मैंने एक कैंसर पढ़ाया था जिसको हमने कहा था मेसोथेलियोमा। ठीक है, वो हमारा यहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी दो लेयर्स हैं सिरोजा की। एक हमारे पास है इनर लेयर। इनर लेयर जो है इसको हम कहते हैं विजरल लेयर, और आउटर लेयर जो है इसको हम कहते हैं पैराइटल लेयर। ठीक है, इन दोनों लेयर्स के दरमियान में हमारे पास एक स्पेस होती है, इसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। इन बिटवीन these inner and outer layer we have over here pleural space। ठीक है, प्लूरल स्पेस में हमारे पास होता है कुछ 5 से 10 ml फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड का बेसिकली काम क्या है, इट विल प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू लेयर्स। फ्रिक्शन से ये बेसिकली बचाती है, ये जो हमारे पास फ्लूइड है फ्लूइड स्पेस में। ठीक है, अब जो फ्लूइड है वो कहाँ से आता है, फ्लूइड कमिंग फ्रॉम पैराइटल प्लूरल कैपिलरीज। जो हमारे पास कैपिलरीज हैं पैराइटल, वहां से हमारे पास फ्लूइड आता है इसमें। ठीक है, और ये ड्रेन कहाँ पे होता है, इट इज ड्रेन्ड बाय प्लूरल लिम्फेटिक्स। ठीक है, हम पढ़ रहे थे प्लूरा को। प्लूरा हमने देखा कि एम्ब्रियोलॉजी अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास ये डेरिवेटिव है मीजोडर्म का। हिस्टोलॉजी में हमारे पास इसकी लेयर होती है सिरोजा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ये बनती है एडवेंटिशिया और मेसोथेलियल सेल्स से। ठीक है, आगे इसकी दो लेयर्स होती हैं जिसको हम कहते हैं इनर विजिलर लेयर और आउटर पैराइटल लेयर। ठीक है, इसके दरमियान में जो हमारे पास स्पेस होती है इसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। ठीक है,
इस स्पेस में हमारे पास 5 से 10 ml फ्लूइड होता है, ठीक है। ये हमारा फ्लूइड जो है ये फ्रिक्शन से लंग्स को बचाता है, ठीक है। जो फ्लूइड है इसमें वो आता है हमारे पास पैराइटल प्लूरल कैपिलरी कैपिलरी से, और ड्रेन होता है ये प्लूरल लिम्फेटिक से, ठीक है। ये थी हमारे पास प्लूरल, ठीक है। हमारे पास प्लूरल फ्यूजन कब होगी? जब ये फ्लूइड हमारे पास 10 से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 10 से ज्यादा जब भी होगा इसको हम प्लूरल फ्यूजन का नाम देंगे, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास फ्लूइड कितना है? 5 से 10 ml का, ठीक है। अब आ जाओ इसकी डेफिनेशन पे प्लूरल एफ्यूजन की। प्लूरल एफ्यूजन इज डिफाइंड एज accumulation of abnormal amount of fluid। कितने से ज्यादा मैंने आपको बताया था? ग्रेटर देन 10 ml इन प्लूरल स्पेस। सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन आपको मैंने अभी बताया कि 10 ml से ज़्यादा अगर फ्लूइड अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा प्लूरल स्पेस में, तो इसको हम क्या नाम देंगे? प्लूरल एफ्यूजन का, ठीक है। नाउ कम ऑन टू द एटियोलॉजीज। एटियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैटेगराइज करते हैं दो तरह के कॉजेज में। एक आती है ट्रांसुडेटिव, और एक आती है हमारे पास एक्सुडेटिव, ठीक है। इस ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव कॉज को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे हेड नोट कहीं पे भी लिख लो। हमारे पास समझने वाली जो चीज़ है वो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। ये दो प्रेशर हमें समझने पड़ेंगे इस प्लूरल फ्यूजन के लिए, ठीक है। अब हमारा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना, ये हमारे पास समझ लो ये है आपके पास वेसल आपकी, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये आता होता है ब्लड से, ठीक है। अब इस प्रेशर, जो ब्लड के साथ प्रेशर आ रहा होता है, इसका काम ही होता है कि किसी तरह ये वेसल से इसको बाहर निकाले, ठीक है। इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का ये काम है, ठीक है। अब ऑनकोटिक प्रेशर का क्या काम है? ऑनकोटिक प्रेशर का काम है, ये बेसिकली हमारे पास हमारी जो प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑनकोटिक प्रेशर जो है ये हमारे पास इसको बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है। ये ऑनकोटिक प्रेशर, ये जो ब्लड से हमारे पास प्रेशर बन रहा था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो ब्लड को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था वेसल से, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो ऑनकोटिक प्रेशर है ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ये दोनों प्रेशर इक्वल होंगे, हमारे पास कभी भी कहीं भी एफ्यूजन या एडिमा वगैरह नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान में क्या हो, इम्बैलेंस, ठीक है। ये हमारे पास या तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाए या ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास सामने एफ्यूजन नज़र आएगी, ठीक है। समझ आ गई आपको इसकी प्लूरल एफ्यूजन की, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की और ऑनकोटिक प्रेशर की? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये हमारे पास ये ब्लड के साथ प्रेशर आता है, इसको ये बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। वहीं पे दूसरी साइड पे ऑनकोटिक प्रेशर जो है ये इसको ब्लड को बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। मतलब ये दोनों प्रेशर हमारे पास इक्वल होंगे तो ना तो ब्लड बाहर जाएगा ना ब्लड हमारे पास जो है बाहर से कोई चीज अंदर आएगी, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर जो है ब्लड को बाहर जाने से रोके रखेगा, ठीक है। किसी सूरत में किसी कॉज की वजह से अगर हमारे पास ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो हमारे पास सामने क्या आएगी? प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। समझ आ गई सबको? अब आ जी जाओ सर। अब आ जाओ कॉजेज पे कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहाँ किस वजह से ज्यादा हो सकता है और
और ऑनकोटिक प्रेशर किस वजह से कम हो सकता है, ठीक है। आपका जो ट्रांसोडेटिव प्लूरिफियर है ना, इसमें आपके पास रिमेंबर ऑलवेज देयर विल बी प्रोटीन लेस देन 3 ग्राम्स, ठीक है। इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं लो प्रोटीन कंटेंट प्लूरिफियर, ठीक है, ट्रांसोडेटिव को। इसको आगे हमने देखना है कि यहाँ तो हमारे पास यहाँ पे बढ़ेगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ हमारे पास यहाँ पे कम होगा ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स ऑलरेडी कम है, ठीक है। तो हमारा ऑनकोटिक प्रेशर होगा यहाँ पे कम। अब ऑनकोटिक प्रेशर किस किस सूरत में कम हो सकता है, ठीक है। नंबर 1 कॉज आपके पास है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको पता है प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन लॉस हो रहा होता है उस वजह से, ठीक है। लिवर फेलियर में भी आपके पास ऐसा ही हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 कि आप बाहर से प्रोटीन खा ना रहे हो, आप मेल अब्जॉर्प्टिव हो या मेल अब्जॉर्प्शन चल रही हो, ठीक है। यहाँ तो आप बाहर से खा ना रहे हो, यहाँ अंदर जाके हजम ना हो रही हो, ठीक है। यही वजह हो सकती है कि आपके पास प्रोटीन कंटेंट जो है वो कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आपके पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये कैसे कैसे ज्यादा हो सकता है? आपको मैंने बताया था ये ब्लड जो है इस प्रेशर को ज्यादा कर रहा होता है। अब आपके पास ये किस तरह आएगा? या तो आपका पेशेंट होगा हार्ट फेलियर का, ठीक है। एक जुमला यहाँ पे लिख लो, लीडिंग कॉज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन, लीडिंग कॉज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन इज हार्ट फेलियर, ठीक है। हमेशा आपके पास जो लीडिंग कॉज है प्लूरल एफ्यूजन की वो होती है हार्ट फेलियर की वजह से, ठीक है। हार्ट फेलियर की वजह से सबसे पहले आपका प्लूरल एफ्यूजन स्टार्ट होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। सेकंड आपके पास आ जाता है, ये था आपके पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक कंडीशन है, वो है कार्डियक टेम्पोनार्ड, ठीक है। इसमें आपके पास होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, इसमें भी आपके पास प्लूरिफिन मिलती है आपको, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास आ जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म, इस वजह से भी आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। नंबर 4 पे एक सिंड्रोम है, इसका नाम है मीक सिंड्रोम, ठीक है। ये आपके पास का नया नाम है, कोई नई चीज़ है, इसको आप समझ लेते हैं, ठीक है। मीक सिंड्रोम बेसिकली आपके पास क्या होती है? यहाँ पे आपके पास समझ लो, पहले ये होती किस, इसमें होता क्या है? इसमें आपको एक तो मिलती है आपको राइट साइडेड प्लूरल एफिशिएंट, और साथ में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा था? ओवेरियन फाइब्रोमा, ठीक है। आपको एक ओवेरियन मेलिग्नेंसी मिल रही होती तो बिनाइन है, ठीक है, मेलिग्नेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास राइट साइडेड प्लूरल कर रहा होता है, ठीक है। आपके पास ये बिनाइन होती है। ये करती कैसे है, करती क्यों है प्लूरफिन? क्योंकि हमारे पास जो ओवेरियन वेन की एनाटमी है ना, वो कुछ इस तरह की है कि जैसे ही ओवेरियन फाइब्रोमा वहां पे बनेगा, ठीक है, हमारे पास जो ब्लड है हमारे पास जो इंफीरियर वेना केवा में जा रहा होता है ओवेरियन वेन से, ठीक है, ये हमारे पास जो है पूल कर रहा होता है बैक पे प्लूरा में, ठीक है। और वहां पे हमारे पास ये फ्यून चल रही होती है राइट साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है क्यों? ओवेरियन वेन ड्यू टू ओवेरियन वेन एनाटमी, ठीक है। इस वजह से ये मीक सिंड्रोम जो है हमारे पास राइट साइडेड पीरियड ऑफ यूरिन करती है। अब आ जाओ अपनी कॉजेज पे वापस। हमारे पास हमने इसको डिवाइड किया ट्रांजिटिव और एक्सुडेटिव।
में एटियोलॉजीज को, ठीक है। ट्रांसलेटिव जो कॉज है हमारे पास, ये हमारे पास है लो प्रोटीन कंटेंट प्यूरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का जो लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है, या ऑनकोटिक प्रेशर का लेवल कम हो सकता है, ठीक है। आपके पास जो ऑनकोटिक प्रेशर का लेवल कम है वो हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लीवर फेलियर, मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का लेवल आपके पास हार्ट फेलियर की वजह से, कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से और मीट सिंड्रोम की वजह से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। समझ लगी। नेक्स्ट आ जाओ अपनी एग्जूडेटिव कॉजेज पे, ठीक है। एग्जूडेटिव कॉजेज में आपके पास जो प्रोटीन कंटेंट है ये होता है ज्यादा, कितने, 3 ग्राम से ज्यादा, ठीक है। और इसको हम दूसरा नाम देते हैं हाई प्रोटीन कंटेंट प्लूरल एफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो एटियोलॉजीज हैं ये हैं थोड़ी डिफरेंट, ठीक है। वो किस तरह, या तो आपके पास चल रहा होगा कोई इन्फेक्शन, ठीक है, उस वजह से आपके पास पैरा न्यूमोनिक एफिशिएंट होगी, निमोनिया वगैरह की वजह से, ठीक है। या कोई टीबी चल रही होगी अंदर, ठीक है। या एम्पाइमा डेवलप कर गया होगा, ठीक है। एम्पाइमा हम कहते हैं पस इन पेल्यूरल स्पेस, ठीक है। नंबर वन तो हमने पढ़ लिए कुछ इन्फेक्शन जिसमें हमारे पास पैरानिमोनिक एफियन का नाम आ गया, ठीक है। हमारे पास टीबी का नाम आ गया, एम्पाइमा जिसका आपको मैंने बताया इट इज पस इन पेल्यूरल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो कॉज है ये ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी कॉज आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कॉज है आपके पास ऑटो इम्यून कॉज या इन्फ्लेमेटरी कॉज, ठीक है। आप जब एसएलई पढ़ते हो ना वहाँ पे आपके पास कुछ आपके 19 पॉइंट का क्राइटेरिया है, ठीक है, जिससे आपने इसको आगे डायग्नोज कर रहे होते हो आप, ठीक है। वहाँ पे आपके पास जो ये है ना एसएलई, उसके अंदर लिखा होता है कि आपके पास क्या डेवलप होगी, प्लूरल एफियन बाकी सारे फीचर्स के साथ साथ, ठीक है। तो आपके पास एक तो एसएलई में प्लूरल हो सकती है और एक हो सकती है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ भी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास मेलिग्नेंसी, कोई कैंसर चल रहा होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास एक तो नाम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, मेलिग्नेंट मीजोथेलियोमा का, ठीक है। ये कोई कैंसर स्मोकिंग की वजह से नहीं होता। ये कैंसर अगर होता है तो किसकी वजह से होता है, prolonged एस्बेस्टोस एक्सपोजर के साथ, हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज के उनके अंदर पढ़ा था, ठीक है। और सेकेंडरी कोई कॉज के कोई पहले ही कैंसर चल रहा हो और वो मेटास्टेसाइज हो जाए, ठीक है, उस वजह से भी यहाँ पे प्लोरोफियन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे कोई मिसलिनियस कॉजेज, ठीक है, जैसे कि हमारे पास काइलस एफ्यूजन चल रही हो। काइलस एफ्यूजन मतलब कि लिम्फ नोड्स की वजह से कोई यहाँ पे एफ्यूजन हो रही हो, ठीक है। उसके बाद हाई यूरिया लेवल इन ब्लड, इसकी वजह से हमारे पास ब्लड हो सकती है, ठीक है। कोई हमारे पास इन्फॉक्शन चल रहा हो, इन सारी वजह से भी हमारे पास एग्जूडेटिव कॉजेज की वजह से प्रोटीन पल्पल एफ्यूजन हमारे पास हो सकती है, ठीक है। ये हमारे पास ये सारी कॉजेज, ठीक है। अब सारे लेक्चर को अभी तक के बेशक याद ना रखो, इस क्वेश्चन को सुनो और आगे जो मैं बताने लगा हूँ उसको ज़हन में रखो। अगर आपको ये आता है तो आपको सारा टॉपिक आता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो इतनी एसेंस है इस पॉइंट की जो मैं आपको बताने लगा हूँ। क्वेश्चन लिखो, 57-year-old मेल विथ केस ऑफ CLD chronic liver disease, 57-year-old male with case of chronic liver disease has presented with pleural effusion.
ठीक है। 57-year-old मेल विद केस ऑफ CLD हैज प्रेजेंटेड विद प्लूरल एफ्यूजन। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि CLD का केस है, ठीक है, और आपके पास CLD का केस है, तो इसका मतलब इसमें ऑनकोटिक प्रेशर कम हुआ होगा। ठीक है। यहाँ पे लीवर फेलियर की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर का कम हुआ होगा। ठीक है। अब आपने आपको आगे वो एक चीज देता है, हिज सीरम प्रोटीन कंटेंट इज 2 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। सीरम प्रोटीन कंटेंट तो है उसका 2 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। मतलब 3 से कम ही है, तो ये ज्यादातर बनती है ट्रांसलेटिव कॉज। लेकिन आपके पास उसने साथ एक और चीज दे दी है कि इसकी जो प्लूरल प्रोटीन है ना, वो भी 2 ग्राम है। ठीक है। आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, उसने आपको केस में बताया कि इसकी जो सीरम प्रोटीन कंटेंट है वो भी 2 ग्राम है। ठीक है। और आपके पास प्लूरल प्रोटीन कंटेंट जो है ये भी 2 ग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको आगे कोई फंसा दे, ठीक है, लग तो ये ट्रांजिटिव रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई आगे फंसा दे, तो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है लाइट्स क्राइटेरिया। ठीक है। ऑल इंपॉर्टेंट लाइट्स क्राइटेरिया। कभी भी जब भी आपसे प्लेयर एफिशिएंट का कोई क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा इट विल बी लाइट्स क्राइटेरिया। हाँ भाई, लाइट्स क्राइटेरिया क्या है, इसको कैसे अप्लाई करोगे आप। ठीक है। लाइट्स क्राइटेरिया बेसिकली आपके पास कहता ये हमें कि प्लूरल एफिशिएंट विल बी एग्जुडेटिव। हाँ भाई, प्लूरल एफिशिएंट एग्जुडेटिव हो सकती है अगर इफ प्लूरल प्रोटीन डिवाइडेड बाय प्लूरल, सॉरी यहाँ पे प्लूरल नहीं, यहाँ पे है सीरम प्रोटीन डिवाइडेड बाय सीरम प्रोटीन। हमारे पास जो लाइट क्राइटेरिया का फॉर्मूला वो है ये, प्लूरल प्रोटीन डिवाइडेड बाय सीरम प्रोटीन। उसने कहा कि ये एग्जूडेटिव हो सकती है अगर हमारे पास प्लूरल प्रोटीन डिवाइडेड बाय सीरम प्रोटीन की वैल्यू निकले 0.5 से ज्यादा। ठीक है। अब इतना तो मैथ आप लोगों का अच्छा है ही कि अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। ठीक है। 1 0.5 से है ज्यादा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉज होगी, क्या कॉज बनती है आपके पास, एक्सीडेटिव कॉज। ठीक है। समझ लगी, जी समझ लग रही है ना। जी जी लग रही हम है। लाइट्स क्राइटेरिया पढ़ रहे थे। ठीक है। लाइट्स क्राइटेरिया में उसने हमें फॉर्मूला बताया कि प्लूरल एफ्यूजन एग्जीक्यूटिव तब होगी जब आपके पास प्लूरल प्रोटीन बाय सीरम प्रोटीन की जो रेशियो है वो आपको मिलेगी 0.5 से ज्यादा। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन देख के तो आपको यही लग रहा था कि उसने क्रोनिक लिवर डिजीज का केस बताया। ठीक है। प्लूरल प्रोटीन जो है जो सीरम प्रोटीन कंटेंट है वो भी कम है। ठीक है। कॉज आपको ट्रांजिटिव लग रही थी, लेकिन जब आपने लाइट्स क्राइटेरिया लगाया तो आपको कॉज क्या मिली, एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है हमेशा कि लाइट्स क्राइटेरिया जो है आपने किस तरह यूज़ करना है। ठीक है। अगर यहाँ पे आपको 0.5 से ज़्यादा मिल रही है तो इसका मतलब है कि कॉज आपकी क्या है, एग्जीक्यूटिव कॉज है। ठीक है। समझ लगी। जी अगर आपके पास ये होता कम, ठीक है, ये 0.5 से होता कम, तो आपके पास कॉज ट्रांजिटिव होनी थी। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने समझाया, क्वेश्चन आपका इसी तरह ही आता है। ठीक है। लेट्स क्राइटेरिया लगाना आपको आगे। एक इसका और पैरामीटर है, वो भी देख लो। इसमें साथ ना हम देखते हैं प्लूरल LDH और सीरम LDH, ये दो भी हम देखते होते हैं। ठीक है। ये इतना कॉमन नहीं, ज्यादा हम ऊपर वाले यूज करते हैं। ये आपके पास इसकी वैल्यू जो है
ये अगर 0.6 से ज़्यादा हो तो ये भी एग्जीडेटिव होती है, ठीक है। बस इतना आपने लाइट्स क्राइटेरिया के बारे में याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो आपको सारा कुछ पता है इस टॉपिक के बारे में। आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए, इसको कैसे अप्लाई करना है आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ क्लिनिकल फीचर्स पे, ठीक है। क्वेश्चन तो हमें एग्जाम में क्लिनिकल फीचर्स के साथ ही आना है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले तो आपको कोई रिस्क फैक्टर दे देगा, ठीक है, कोई अंडरलाइंग डिजीज दे देगा, ठीक है। उसके बाद इंसीडियस ऑनसेट डिस्निया, सडन ऑनसेट डिस्निया के हमने डिफरेंशियल कल परसों ख़त्म किए थे इससे पहले, ठीक है। आज हम ये देख रहे हैं, सांस को कफ हो रही है, ठीक है। कफ ड्राई और प्रोडक्टिव दोनों हो सकती हैं। साथ उसको डल सी चेस्ट पेन होती है। एग्जामिनेशन इज ऑलवेज द की, ठीक है। हमने एग्जामिनेशन में देखना है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले, ठीक है। इसमें एक तो पेशेंट हमें क्या मिलेगा, टेकिपनिया के साथ, टेकिकार्डिया के साथ, बार बार इस पे बात हो चुकी है, ठीक है। और साइनोसिस के साथ भी मिल सकता है, ठीक है। आगे इसके बाद आप चेस्ट की एग्जामिनेशन में आ जाओगे तो वहां पे करोगे इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आपको यहाँ पे मिल सकता है, बल्ज मिल सकता है अफेक्टेड साइड पे, ठीक है। चेस्ट वहां से थोड़ी सी बल्ज होगी जो अफेक्टेड होगी। उसके अलावा आपको चेस्ट की मूवमेंट जो है वो थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि फ्लूइड के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको पल्पेशन पे, पल्पेशन हमारे पास यहाँ पे आपका जो ट्रेकिया है, आपको मैंने बताया था ट्रेकिया को पल्पेट कैसे करते हैं। ट्रेकिया आपको यहाँ पे मिलेगा पुश्ड, ठीक है। जिस साइड का मसला होगा उससे दूसरी साइड पे ये पुश हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो काम है आपका एग्जामिनेशन जिस पे आपकी बनती है, ठीक है, वो है परकशन। परकशन में आपके पास जब आप परकस करते हैं इसको तो यहाँ पे आपको स्टोनी डल नोट मिलेगा, ठीक है। स्टोनी डल नोट मतलब आप उसको पालपेट कर रहे होगे ना ऐसे, यहाँ पे आप इतना को आप महसूस करोगे जैसे आप किसी पत्थर को मार रहे हो, ठीक है, इतना ज्यादा। लेकिन इस टोनी डल नोड आपको कब मिलेगा, जब आपके प्लूरल कैविटी में, ठीक है, या प्लूरल स्पेस में आपको फ्लूइड मिलेगा तकरीबन 500 ml से ज्यादा, या 500 ml, ठीक है। इतना अगर आपको फ्लूइड मिलेगा तो आपके पास ये वाला स्टोनी डल परकशन नोड आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन जब आप करोगे तो वहां पे आपको एक तो एयर एंट्री मिलेगी कम, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको मिलेगी, जब आप पेशेंट को कहोगे कि बराए मेहरबानी तीन 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 बोलें, जब पेशेंट तीन बोलता है नॉर्मल तो वहां पे आपको जो आवाज की गूंज है वो सुनाई देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको आवाज की गूंज सुनाई नहीं दे रही होगी, इसको हम कहते हैं वोकल रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेजोनेंस नहीं मिलेगी क्योंकि फ्लूइड अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास था क्लिनिकल फीचर एग्जामिनेशन से, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की। सिंपल सिंपल सी बातें थी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपको मैंने पहले भी बताया था, न्यूमोथोरैक्स में भी आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस थी, चेस्ट एक्सरे। यहाँ पर भी आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो है चेस्ट एक्सरे, पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू, ठीक है। इसके अंदर आपके पास मिलता आपको यह है कि ये समझ लो आपके पास ये लंग्स है, ठीक है। ये आपके पास लंग्स है इस तरह के। यहाँ पे ना आपके पास ये एंगल्स बने होते हैं, ठीक है। ये जो आपको एंगल्स है ना ये वाले, इनकी ब्लंटिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये एंगल जो है यहाँ पे आपके पास छुपने शुरू हो जाते हैं ये वाले एक्सरे में, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड पड़ा होता है ना, इस वजह से ये एंगल जो है आपके पास ये छुपने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं ब्लंटिंग।
ब्लंटिंग ऑफ कोस्टो एंड कार्डियो फ्रेनिक एंगल्स। ठीक है। ये हमारे पास ब्लड कब होंगे, जब हमारे पास यहाँ पे कोई 200 से 250 ml फ्लूइड होगा तब। ठीक है। मतलब स्मॉल प्लूरिफिन होगी तब। ठीक है। इसको हम स्मॉल साइज प्लूरिफिन भी कहते हैं। ठीक है। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस थी चेस्ट एक्सरे। ठीक है। वहां पे हमें नजर आएगी ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ठीक है। ये हमारे पास कोई 200 से 250 ml फ्लूइड होगा हमारी प्लूरल कैविटी में, तब हमारे पास ये चीज सामने नजर आएगी। ठीक है। उसके बाद आ जाओ मीडियम साइज प्लेटफियन पे। मीडियम साइज जो है, इसमें आपके पास तकरीबन यहाँ पे 500 ml फ्लूइड होगा। ठीक है। यहाँ पे आपके पास आपको क्या मिलेगा? होमोजीनियस वाइट ओपेसिटीज विदाउट एंगल्स हैविंग कनकेविटी अपवर्ड्स। कॉमन सेंस अगर हम थोड़ी यूज करें तो आपको पता है फ्लूइड हमारे पास हमेशा नीचे पड़ा होता है। ठीक है। तो जिस भी साइड पे हमारे पास फ्लूइड मिलेगा, तकरीबन 500 ml, ठीक है, वो साइड हमारे पास अफेक्टेड होगी। ठीक है। हमारे पास ये कनकेविटी थोड़ी उसकी ऐसे कनकेव अपवर्ड मिलेगा हमें। ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता ये है, यहाँ पे हमारे पास वाइटिश हमें ओपेसिटीज नजर आनी शुरू हो जाएंगी जहां जहां पे फ्लूइड होगा। ठीक है। अभी मैं ब्लू से बना रहा हूँ लेकिन ये वाइट में होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का एक्सरे सामने आता है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ मैसिव साइज। ठीक है। मैसिव साइज मतलब यहाँ पे तकरीबन कोई 1000 ml के अराउंड फ्लूइड होगा। ठीक है। यहाँ पे टोटली जो साइड अफेक्ट होगी, वहां पे पूरे का पूरा लंग ही हमारे पास वाइट हो जाएगा। ठीक है। एक्सरे में जहाँ पे फ्लूइड होता है वो चीज़ आपको वाइट नजर आती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल ही वाइट मिलेगा। ठीक है। ये तो चीज़ आपको पता लग गई। ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आया। ठीक है। उसने कह दिया कि आपको चेस्ट एक्सरे, मतलब उसको ये सारी की सारी सिम्टम मिल रही है, इंसिडेंस ऑफ सर डिस्निया कफ, ड्राई कफ, कफ या डल चेस्ट पेन वगैरह, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में टेकिकार्डिया टेकिपनिया साइनोसिस वगैरह मिल रही है। आपको आपके जिन में डायग्नोसिस बन रहा है कि ये प्लूरल एफियूजन है। ठीक है। लेकिन आगे उसने कह दिया एग्जामिनेशन में या इन्वेस्टिगेशन में आपके पास चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है। ठीक है। तो आपका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन वहां पे क्या होंगी? ठीक है। ये सारे के सारे चेस्ट एक्सरे आपको लास्ट जो हमारे पास प्रोसीरियर इंटीरियर व्यू बताता है, वो बताता है 200 से 250 ml तक अगर फ्लूइड हो तो उसको दिखाता है हमें। ठीक है। ऑल्टरनेटिव हमारे पास इन्वेस्टिगेशन जो है वो है ऑल्टरनेटिव, वो भी है तो चेस्ट एक्सरे ही। ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे है लेटरल व्यू, हम लेटरल साइड से इसका चेस्ट एक्सरे कराएंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम प्लूरल एफियन को देख रहे होंगे। ठीक है। इसमें हमारे पास तकरीबन अगर 50 ml से ज़्यादा फ्लूइड हो तो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है। समझ आइए। हमारे पास ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिगेशन जो थी वो चेस्ट एक्सरे थी, लेकिन हमने लेटरल व्यू से कराया। उसमें हमारे पास कोई 50 ml से ज़्यादा फ्लूइड नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो हम कराते हैं वो कराते हैं हम डिकुबाइटस व्यू के साथ। ठीक है। ये भी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है बनाने का। ठीक है। ये हमारे पास चेस्ट एक्सरे कौन सा है? डी क्यूबाइटस व्यू। इसमें आपके पास तकरीबन 10 ml से ज़्यादा फ्लूइड भी नज़र आ जाता है। ठीक है। समझ आई सबको? और लास्ट में हमारे पास फिर ऑप्शन जो बचती है वो है अल्ट्रासाउंड चेस्ट।
ठीक है। ये भी आपके पास 10 ml से ज़्यादा फ्लूइड को बता देती है। ये आपके पास थी इन्वेस्टिगेशन सारी। ठीक है, समझ आई यहाँ तक? ओके, ये सारी थी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चॉइस थी हमारे पास चेस्ट एक्सरे। ठीक है, हमारे पास 10 ml तक जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन काम आती है वो थी डिकोबैटिस व्यू। ठीक है, यहाँ तक आप अपना डायग्नोसिस बना लेते हो। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप डायग्नोसिस बना के भी कोई बड़ा तीर नहीं मारते। ठीक है, वो किस तरह? जो बड़ा तीर मारना है वो आपने मारना है यहाँ पे, जो आपको चीज आगे मैं समझाने लगा हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो जरूरी चीज है, जो आपने तीर मारना है वो आपने मारना है इस तरह कि आपने सबसे पहले अपनी सेट करनी है अप्रोच टू इन्वेस्टिगेशन etiology ऑफ प्लूरल एफिशिएंट। हाँ भैया, आपने एक्सरे में तो देख के बता दी कि प्लूरल एफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि इसकी etiology क्या है? ठीक है, आपने ये चीज को देखने के लिए यहाँ पे अपनी करनी है अप्रोच सेट। ठीक है, ये आपके पास मेडिसिन का भी टॉपिक इसमें साथ ही आ रहा है। ठीक है, इसको समझ लो। आपने सबसे पहले जैसे ही उसका देखना है एक्सरे, आपके जेहन में बिलिरुबिन आ रही है, दूसरा काम जो आपने करना है सबसे पहले वो करना है लुक फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। आपको मैंने एक जुमला लिखवाया था कि लीडिंग कॉज ऑफ प्लूरिफिकेशन इज हार्ट फेलियर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने काम भी यही करना है, जैसे ही आपको प्लूरिफिकेशन लगे सबसे पहले आपने साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं हार्ट फेलियर के। ठीक है, अगर तो आपको हार्ट फेलियर के साइन जो है वो सारे के सारे नजर आ रहे हैं, ठीक है, इफ दे आर प्रेजेंट, तो अगला काम आप करोगे, यू विल गिव डायूरेसिस। आप उसको डायूरेटिक्स पे डालोगे 3 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद आप रिपीट करोगे चेस्ट एक्सरे 3 दिन के बाद। यहाँ पे भी आपके पास हैं दो सिनेरियोस। यहाँ तो आपको चेस्ट एक्सरे पे दोबारा प्लूरिफिकेशन मिल सकती है, या आपको यहाँ पे प्लूरिफिकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तो आपको मिल सकती है प्लूरिफिकेशन दोबारा, या आपको वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर तो आपको नहीं मिलती, ठीक है, इसका मतलब है कि आपने डायग्नोज किया उसको, वो पेशेंट को की प्लेफियन ठीक हो गई। ठीक है, तो आप स्ट्रेट अवे उसका हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, कि उसको, उसकी जो कॉज है उसको आप ट्रीट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने डायलिसिस किया पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद उसको चेस्ट एक्सरे कराया, प्लेफियन खत्म हो गई वहां पे। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका मसला हार्ट फेलियर की वजह से आ रहा है, आप हार्ट फेलियर को ट्रीट करो। ठीक है, अगर आपके पास दोबारा प्यूरिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, और साइन और सिम्टम्स में भी आपको हार्ट फेलियर के साइंस नहीं मिल रहे होते, ठीक है, तो अगला काम आपके पास, यू विल परफॉर्म डायग्नोस्टिक प्लूरल टैप। ठीक है, आपने प्लूरल टैप करना है। ठीक है, मतलब आपने एस्पिरेशन करनी है प्लूरल फ्लूइड की। अब यहाँ पे चीज जो समझने वाली ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्लूइड हमेशा जो है वो लंग्स की बेस पे होता है। ठीक है, ग्रेविटी के जरिए से फ्लूइड हमेशा लंग्स की बेस पे होता है। ठीक है, लेकिन एयर जो है आपके पास वो लंग के एपेक्स साइड पे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब भी आपने कभी नीडल डीकम्प्रेशन करनी है न्यूमोथोरैक्स की, तो आप करोगे सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में आइडियली। ठीक है, आपने एयर अगर निकालनी है उसमें से, तो आप करोगे सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में टैप करोगे। ठीक है, अगर आपके पास आप प्लूरल टैप कर रहे हो, फ्लूइड एस्पिरेट कर रहे हो, तो आप कॉमन सेंस की बात है, आपने इसको जो आइडियल लोकेशन है वो है फिफ्थ और सिक्स
इंटरकोस्टल स्पेस जहां पे आपको मैक्सिमम डलनेस मिले परकशन करते हुए, ठीक है। जहां पे आपको परकशन नोट सबसे ज्यादा डल मिले, और आपको फिफ्थ और इंटरकोस्टल स्पेस पे आपने जो है वहां पे प्लूरल टैप कर देना है, ठीक है। वो करना आपने कैसे, जो नीडल है इसको आपने पास करना है फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब, ठीक है। आपने हमेशा जो है पंक्चर जो उसको करना है, जो आपने एस्पिरेट के लिए टैप करना है, आपने ये समझ लो आपकी ऊपर वाली रिब है, ठीक है, और ये आपकी नीचे वाली रिब है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको कह रही है कि ऑलवेज पास फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब, ठीक है। ये आपके पास लोअर रिब है, ठीक है, और उसका अपर बॉर्डर ये है, ठीक है। रिब का अपर बॉर्डर जो है वो ये है, ठीक है। ऑलवेज पास फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ, मतलब लोअर लोअर रिब के अपर बॉर्डर से आपने इसको पास करना है, मतलब आपको आइडियल जो लोकेशन होगी वो होगी यहाँ पे, ठीक है। ये हम क्यों आपको कह रहे हैं कि यहाँ से करो, या ना तो कोई नर्व गुजरी होती है, ठीक है, ना ही कोई आपको आर्टरी गुजरी होती है, ठीक है। तो आपने हमेशा लोअर बॉर्डर, ठीक है, सॉरी लोअर रिब के अपर बॉर्डर से आपने इसको टैप करना है, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डलनेस महसूस हो रही हो, जब आप ये कर लोगे, ठीक है, आपने यहाँ पे लेने हैं 4 सैंपल्स। टेक 4 सैंपल्स। जब आपने फ्लूइड ले वहां से निकाला, ठीक है, फिर आपने अप्लाई करना है यहाँ पे लाइट्स क्राइटेरिया, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ा है ना लाइट्स क्राइटेरिया है क्या, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है लाइट्स क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ तो चीज आपको कॉज ये बता देगा एग्जिडेटिव, या ये आपको बता देगा ट्रांजिटिव। अगर तो आपके पास यहाँ पे ट्रांजिटिव कॉज है तो उसको इन्वेस्टिगेट करो, और साथ ही इसको ट्रीट करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपको एग्जिडेटिव कॉज है तो यू विल सेंड कंप्लीट एनालिसिस, आपने सारी इसकी एनालिसिस सेंड करनी है उस फ्लूइड की, ठीक है। क्यों आपने सेंड करनी है कि ना तो यहाँ पे कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, या कोई यहाँ पे कोई मेलिग्नेंसी चल रही हो, आपने हर चीज यहाँ पे रूल आउट करनी है, ठीक है। एक मिनट, मुझे यहाँ पे कॉल आ रही है, मैं आपको एक मिनट सुन के बताता हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमने जब लाइट्स क्राइटेरिया अप्लाई करना है, अगर तो ट्रांजिटिव कॉज मिल जाती तो हमने वहां पे इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट कर, उसका ना सारी ट्रीटमेंट कर देना इन्वेस्टिगेशन करने के साथ, ठीक है। अगर आपके पास एग्जिडेटिव कॉज है तो आपने यहाँ पे सैंपल्स की कंप्लीट एनालिसिस भेजनी है, ठीक है। क्यों आपने भेजनी है कि आपने सारी चीजें रूल आउट करनी है, यहाँ पे कोई अफ्यूजन तो नहीं चल रही, पैरानिमोनिक, कोई टीबी एम्पाइमा, ये सब कुछ तो नहीं चल रहा, कि आपको कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं चल रही, कहीं काइलस एफ्यूजन वगैरह, यूरेमिया इन्फाक्शन, ये सब कुछ तो नहीं चल रहा जो आपको एग्जीक्यूटिव कॉजेज इन सबको आपने देखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भेजना क्या है, आपने भेजना है सबसे पहला सैंपल जो है वो भेजना है आपने साइटोलॉजी के लिए। साइटोलॉजी के लिए आपने भेजना है, यहाँ पे आपने चेक करना है फॉर malignant सेल्स, आपने यहाँ पे malignant सेल्स के लिए भेजना है, ठीक है। इसमें आपके पास WBC जो है ये आपको मिलेंगे, अगर तो 20,000 से ज्यादा, ठीक है, तो ये आपके पास इंडिकेट करेगा कि अंदर एम्पाइमा चल रहा है, ठीक है।
अगर आपके पास यहाँ पे आरबीसी जो हैं ये 10,000 से ज्यादा आपको मिलते हैं इसमें, ठीक है, तो आपके पास कोई हेमोरेजिक कॉज है, ठीक है, कहीं से ब्लड बह रहा है या ब्लड यहाँ पे प्लूरल कैविटी में जा रहा है, ठीक है। सेकंड चीज आप जो करवाओगे वो करवाओगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपके पास ये आपको बताएगा इसकी पीएच, ठीक है, पीएच आपको 7.2 से अगर कम मिलेगी, ठीक है, तो आपको ये बताएगा या तो ये एम्पाइमा चल रहा है, ठीक है, या यहाँ पे टीबी चल रही हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट चीज में आपको बताएंगे वो बताएंगे ग्लूकोज का कंटेंट, ठीक है। ग्लूकोज कंटेंट अगर तो आपका 40 से ज्यादा है, ठीक है, तो भी आपके पास यही दो कॉजेज शो होंगी, ठीक है। अगर आपके पास ट्राइग्लिसराइड जो हैं ये आपके पास कोई 100 से ज्यादा है, तो आपके पास यहाँ पे चल रही होगी काइलस एफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद अगर तो आपको ये बताए C3 और C5 का लेवल कम है, तो आपको भाई यहाँ पे SLE और रूमेटॉइड आर्थराइटिस अंडरलाइन चल रहा हो सकता है, ठीक है। पर अगर यहाँ पे आपको एमाइलेज ज्यादा मिले तो ऑलवेज थिंक ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। ये आपके पास सारी एग्रीगेटिव कॉजेज को तकरीबन आपको बता देता है, ठीक है। थर्ड चीज जो है वो आपने करवानी है ग्राम या जेडन स्टेनिंग बैक्टीरिया को चेक करने के लिए, ठीक है। और उसी की आपने कल्चर सेंसिटिविटी भी भेज देनी है सिर्फ बैक्टीरिया को रूल आउट करने के लिए, ठीक है। इसमें आपके पास ये बताएगा आपको निमोनिया टीबी में बैक्टीरिया कौन सा ये काम कर रहा है, ठीक है। समझ लगी? इतना सब करने के बाद भी अगर तो आपका यहाँ पे डायग्नोसिस बन जाता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने ये चीजें देखी, आपने उस तरह से डायग्नोसिस बना लिया और आपने ट्रीट भी उसके अकॉर्डिंगली ही करना है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे भी डायग्नोसिस नहीं बना, ठीक है, इट स्टिल अनडायग्नोज, तो आपके पास जो नेक्स्ट चीज है वो है आपके पास यहाँ पे आ गया है HRCT चेस्ट कराओगे आप, ठीक है। HRCT चेस्ट जब आपने कराना है, ठीक है, इसमें आपको या तो मिल सकते हैं इन्फिल्ट्रेट्स, ठीक है, या आपको मिल सकता है कोई मैस, ठीक है, या आपको मिल सकता है कोई इन्फॉक्शन, ठीक है। और अगेन इसमें आपको कोई एक और चीज मिल सकती है कि आपका HRCT भी हो नॉर्मल, ठीक है। अगला काम जो है आपने जो करवाना है आपने करवानी है प्लूरल बायोप्सी, ठीक है। आपने यहाँ पे करवानी है प्लूरल बायोप्सी टू रूल आउट टीबी या कोई ट्यूमर, ठीक है। दिस इज इट। इसको अगेन थोड़ा सा रिपीट करते हैं। आपको मैंने बताया था कि आपके अप्रोच सेट होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन की एटियोलॉजी को ढूंढने के लिए प्लूरिफियन में, ठीक है। सबसे पहले तो आपने जब चेस्ट एक्सरे पे प्लूरिफियन सोच लेनी है, आपको पता लग जाना है आपका डायग्नोसिस वहां पे जा रहा है, तो अगला काम आपने करना है यू विल लुक फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। अगर तो आपके पास यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो आपने इसको डायरीज करना है 3 दिन के लिए। दोबारा चेस्ट एक्सरे आपने रिपीट करना है, ठीक है। अगर तो आपका चेस्ट एक्सरे रिपीट करने पे क्लोरोक्विन एब्सेंट मिल रही है तो आपने ट्रीट करना है हार्ट फेलियर को, ठीक है। अगर आपके पास साइन एंड सिम्टम हार्ट फेलियर के भी मिल रहे थे और दोबारा डायरीज करने के बाद भी आपको ये चेस्ट एक्सरे क्लोरोक्विन मिल रही है, ठीक है, और आपको अगला काम जो आपने करना है डायग्नोस्टिक फ्लूइड टैप, ठीक है। यहाँ पे आपने एस्पिरेशन करनी है। आपने एस्पिरेशन करनी है 5
पांचवी से छठी इंटरकोस्टल स्पेस के दरमियान जहाँ पे आपको मैक्सिमम डलनेस मिले, ठीक है, आपने हमेशा अपर बॉर्डर जो है लोअर रिब का, वहां से आपने इसको पंक्चर करना है, वहां से आपने फ्लूइड निकालना है, ठीक है, एस्पिरेट करना है। आपने चार सैंपल लेने हैं, यहाँ पे लाइट्स क्राइटेरिया को अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तो आपको एक्जिटेटिव कॉज मिलेगी, या तो ट्रांजिटेटिव कॉज मिलेगी। अगर तो ट्रांजिटेटिव कॉज मिलती है, आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है और आपने ट्रीट कर देना, ठीक है। अगर आपको एक्जिटेटिव कॉज मिल जाए, ठीक है, तो आपने कंप्लीट एनालिसिस सेंड करना उसका, ठीक है। सबसे पहले आपने साइटोलॉजी देखनी है, भेजनी है उसकी मेलिग्नेंट सेल्स के लिए, ठीक है। अगर आपको WBC 20,000 से ज्यादा मिले तो आपको एम्पाइमा हो सकता है, ठीक है। RBC 10,000 से ज्यादा मिले तो आपको हेमोरेजिक कॉज पे हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने बायोकेमिस्ट्री उसकी सेंड करनी है। पीएच अगर 7.2 से कम हो तो आपके पास एम्पाइमा या टीबी चल रहा हो सकता है। ग्लूकोज कंटेंट अगर 40 मिलीग्राम से ज्यादा हो तो भी आपके पास एम्पाइमा टीबी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया ऑलवेज लव्स ग्लूकोज, ठीक है। बैक्टीरिया जहाँ पे ग्लूकोज का कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा, आपको यहाँ पे बता सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड जो है यहाँ पे, अगर तो ये 100 से ज्यादा हो तो यहाँ पे काइलोसिफिन चल सकती है, ठीक है। लिम्फ नोड्स की कोई फिन हो रही होगी, ठीक है, उसकी वजह से। C3 C5 का लेवल अगर आपके पास यहाँ पे कम हो, ठीक है, तो आपके पास SLE रूमेटोइड आर्थराइटिस, या आपके पास अगर एमाइलेज ज्यादा होता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस चल रहा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग या जेडन स्टेनिंग आपने करानी है, ठीक है। डिटेक्ट करना है कि निमोनिया टीबी जो है वो कौन सा बैक्टीरिया करा रहा है, ये किस वजह से मसला हो रहा है, ठीक है। अगर तो यहाँ तक आपका डायग्नोसिस बन जाए, ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करो, ठीक है। अगर आपके पास डायग्नोसिस अभी तक यहाँ पे नहीं बनता तो अगला काम आपका HFCT चेस्ट, ठीक है। अगर तो आपको यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं, मैस मिल रहे हैं, इन्फेक्शन मिल रहा है, तो आपने उस केस में उस तरह ट्रीट करना है उसको, ठीक है। अगर आपका HFCT भी नॉर्मल मिलता है तो अगला काम जो आपने फ्लूइड बायोप्सी करनी है TB ट्यूमर को रूल आउट करने के लिए। दिस इज ऑल फिलोडेफिन इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।